एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास गया और बोला, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना आलस्य त्याग कर मेहनती और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी जीना नहीं बल्कि बिताना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं तो बस वही जी रहा हूँ जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ हमें ले जाती हैं। मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, लेकिन ऋषि मुझे वह रास्ता बताए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य हमारे जीवन में आता है सिर्फ 3 कारणों से। पहला कारण है बड़े लक्ष्य का अभाव। दूसरा कारण है अपने शरीर और दिमाग को न समझ पाना। तीसरा कारण आलस्य और बेकार लोगों की संगति में रहना। आलसी व्यक्ति ने कहा, ऋषि कृपया इन बातों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी नहीं जा सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा प्रेरित और कार्यशील बनाए रखता है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। लेकिन लक्ष्य आपको उत्साह या निराशा के क्षणों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य उत्साह और निराशा के क्षणों में बनाए जाते हैं, तब ये स्थितियां समाप्त होती ही वह कमजोर हो जाता है। लक्ष्य का निर्धारण सदैव बहुत शांतिपूर्ण और विचारशील परिस्थितियों में करना चाहिए। वह लक्ष्य आपकी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को बनाने के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण होना चाहिए। वह शक्ति होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक वापस ले आएगी। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचने मात्र से उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके आलस्य को खत्म कर देगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लेकिन फिर भी वह आलसी हैं। उनके जीवन में आलस्य का कारण यह है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है और यह हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, ना तो उस काम का विरोध करता है और ना ही उस काम को करने की कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि यदि आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो वह कहेगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप उसे ध्यान करने के लिए कहेंगे, तो वह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह में होता है। कल सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे, और फिर आप सुबह में नहीं उठेंगे, ना ही आप कभी ध्यान कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कहें कि मुझे पैसा कमाना है, तो वह कहेगा, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति अमीर होता। उस आदमी ने कहा, ऋषि फिर क्या उपाय है मन की इस चालाकी पर नियंत्रण पाने का? तो ऋषि ने कहा, इस मन के साथ वही करो जो यह तुम्हारे साथ कर रहा है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि थोड़ी देर आराम करो, जब तुम काम करोगे तब तुम तुरंत उसे बताओ कि थोड़ी देर के लिए क्यों, हम लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। जब आपका स्वादिष्ट खाने का मन करे तो हम कल से व्यायाम करेंगे। ऐसा आते ही आप ये सोचो तो तुरंत उसे बताएं, ना केवल स्वादिष्ट बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे, लेकिन आज से व्यायाम शुरू तो करें। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा, क्योंकि यह आपको बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कब तक बेवकूफ बना सकता हूँ? ऋषि ने कहा, जब तक आप रखना नहीं चाहते, इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, अन्यथा यह तुम्हें मूर्ख बनाता रहेगा। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, कभी कभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं इसे कल से ही करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो मैं उस काम को फिर से टाल देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि पूरा दिन हो गया, दोपहर में काम करूँगा। जब दोपहर हो जाती है तो सोचता हूँ कि शाम को करूँगा,
फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ और फिर मैं पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोस रहा हूँ और फिर अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन भी वही होता है और यह चक्र चलता रहता है और मैं अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता। ऋषि ने कहा कि यह समय को व्यवस्थित करने की बात नहीं है, यह सब मन को व्यवस्थित करने की बात है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता तब तक आप भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों की जागरूकता से। दोस्तों, ऋषि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा था कि अपने मन को व्यवस्थित किए बिना हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। और इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है जिसका नाम माइंड मैनेजमेंट है, ना कि टाइम मैनेजमेंट। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने की इच्छा तो होती है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन फिर हमारा शरीर में आलस्य आ जाता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम वह काम कर सके। अगर हम उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत जल्द हमारा शरीर थक जाता है। तो या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं या फिर अगर उस काम को करते हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मन को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? शरीर आपकी ऊर्जा से चलता है और वह ऊर्जा भोजन से आती है। लेकिन यदि आप इस तरह से भोजन करते हैं जिसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? आपका शरीर पूरे दिन आलसी रहेगा, ऊर्जा रहित रहेगा। भोजन से हमारा मतलब है कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे स्वीकार करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे, आलस्य से नहीं। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे यह तो समझ आ गया कि किस प्रकार का भोजन हमें आलसी बनाता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए। बुरी संगति हमें कितना आलसी बना सकता है? ऋषि ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वह किस तरह के लोगों के साथ अपना जीवन बिताता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जरूरी है कि आपके दोस्त आलसी स्वभाव के ना हो। क्या उनमें काम टालने की प्रवृत्ति होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो देर सवेर आप आलसी हो ही जाएंगे। आप भी काम टालना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें लोगों को अधिक आसानी से आकर्षित करती है और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के आलसी लोगों के स्वभाव के प्रति सचेत रहना होगा और आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो वास्तव में आलसी है। यदि आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी ही हो जाएंगे। यदि आप ऊर्जावान लोगों की संगति में रहेंगे तो आप ऊर्जावान बन जाएंगे और फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहे और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। उस व्यक्ति ने कहा, ऋषि, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? ऋषि ने कहा कि एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। इसे बनाने के पीछे भी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। तो अपने दिमाग को धोखा ना दे, बल्कि उसे बेवकूफ बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही आप उसे बेवकूफ बनाना बंद कर दोगे या आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर का ख्याल रखें कि आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। हल्का खाना खाने की अधिक कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, जिससे अन्य काम करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और तब हमें सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिर अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लें। यह आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए एक समय भी तय कर लें। इससे आपका मस्तिष्क उतने ही समय तक काम करने के लिए प्रेरित रहेगा ताकि आप कोई भी काम समय पर पूरा कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कामचोर और आलसी लोगों का साथ छोड़ दें। खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दें।
यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपके जीवन से आलस्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, ऋषि, आलस्य से छुटकारा पाना बहुत आसान है। ऋषि ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल आपके लिए आसान है। आपका यह मन आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा और जागरूकता उन लोगों के साथ रहने से आती है जो जागरूक है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपना आलस्य दूर करने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। सही समय का इंतजार करना भी दिमाग की एक चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या क्या आप इसे सही समय पर बनाने के लिए दृढ़ हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप यह वीडियो उन सारे दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लाइफ में बहुत आलसी है, जो कभी लक्ष्य बनाते नहीं और उसे पूरा भी नहीं करते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, हमने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी क्या वजह है जिसके कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और हम उस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की जो कहानी है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगाकर कर सकते हैं और आपका ध्यान भी प्रति सेकंड गहरा होता जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराइयों में डूब जाए, उससे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। वह बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, वह अपने आश्रम में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ श्लोक को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और हार मान ली। तभी उनकी नजर उन गुरु पर पड़ी। जब उस शिष्य ने उन गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं करीब 2 घंटे से नए पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ना जाने क्यों मुझसे गलती हो जा रही है, ना जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक जा रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझसे कोई न कोई गलती हो ही जा रही है और इसी कारण मुझे बार बार यह काम एक नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बच्चे, ऐसा केवल ध्यान की कमी के कारण होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 999% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और वह चाह कर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाते और वहीं पर एकत्रित हुआ मन इन कार्यों को बड़ी सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वह शिष्य उन गुरु से कहता है, कौन से कारण है गुरुवर? तभी अपने उस शिष्य से पहला कारण बताते हुए कहते हैं कि आप लिखते वक्त जरूर किसी और घटना के बारे में सोच रहे होंगे। इस पर वह शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सभी शिष्यों की छुट्टी है और सभी अपने अपने कामों में बाहर गए हैं, लेकिन मुझे यह काम मिला है और मुझे इस काम को पूरा करना है। शायद यही कारण है कि मैं ठीक से मन नहीं लगा पा रहा। तभी आगे वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा मन कहीं ना लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस युवा शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अवश्य ही अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे
और तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। आगे गुरुवर सबसे पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो सबसे पहले सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो। ऐसा करीब 5 बार करो और अपने मन को काम और अन्य चीजों से हटाकर केवल सांस पर ले आओ। आगे गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे कि अभी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे, तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पकड़ते हो तो उंगलियों के बीच में उस कलम का स्पर्श महसूस करो। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो और लिखते समय कलम और कागज के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करो, उसे ध्यान से सुनो। या फिर तुम लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मन के भीतर गूंजता हुआ महसूस करो। और अब अपनी नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएंगी और एक ही काम से जुड़ जाएंगी। आगे वह गुरुवर कहते हैं, अपने काम के साथ एकजुट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ। अपनी इंद्रियों को अपने काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम काम में पूरी तरह से खो चुके हो। और जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई भी गलती भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भागने लगे तो डरना मत। तुम दोबारा से निश्चय करना और दोबारा से ध्यान करने का प्रयास करना। देखते ही देखते तुम इस अभ्यास में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा होता चला जाएगा। उस शिष्य ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते वह अपने कार्य में इतना खो गया कि जहां जहां वह गलतियां कर रहा था वहां पर अब उससे कोई भी गलतियां नहीं हो रही थी। और तो और उसने अपना सारा काम एक बार में ही पूरा कर लिया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारे इंद्रियों में बटा होता है और इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को एक कार्य पर लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारा ध्यान इन इंद्रियों में बटा रहेगा तो हमारा मन भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ भी हमारी इंद्रियां भागेगी वहाँ वहाँ हमारा मन भी भागेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने अपनी सारी इंद्रियों को केवल एक ही कार्य पर लगा दिया तो आपका मन भटकना बंद हो जाएगा और इस समय आप बहुत ही अत्यधिक गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। किंतु साधारण मन इसे ज्यादा देर तक साध नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार बार बार और निरंतर अभ्यास करने से मन ध्यान की साधना सीखा जाता है और आपका ध्यान अत्यधिक गहरा होने लगता है और आपको उस कार्य में रुचि भी आने लगती है। और जब भी आप उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं लगता और आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक हो जाता है। वह गुरु अपने शिष्य को यह सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो गए। लेकिन तभी वहां पर एक युवक आया और उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और फिर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत तरह तरह की बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बोलो, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है। वह युवक अपनी समस्या बताते हुए उन गुरु से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कई तरह की सरकारी परीक्षाएं भी दी है, लेकिन मैं किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम सच में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हो। इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मैं अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह गुरुवर अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़ करके एक कुएं के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन गुरुवर ने उस युवक के हाथ में एक घड़ा थमाया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में ले आओ। इतना कहकर गुरुवर वापस आश्रम लौट गए।
लेकिन वह युवक वहीं का वहीं खड़ा रहा और यह सोचता रहा, भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? आखिर मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूँ? लेकिन उस युवक के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए जैसा कि उसे उन गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और मटके में पानी भर लिया। लेकिन यह क्या, मटके में तो कई सारे बारीक छेद हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है। वह युवक मन ही मन यह सोचने लगा, इस घड़े में तो छेद है, मैं इसे आश्रम में कैसे ले जाऊंगा? तभी उसने सोचा, यह छेद तो बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी जल्दी ले जाऊं तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर वह युवक वह घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ वह जल्दी जल्दी उन गुरुवर के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वह वहां आश्रम में पहुंचा, वह पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए ही बचा था। इसे देखकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार है, अर्थात तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसीलिए मेहनत करते हुए भी तुम कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि उस मटके में कई सारे बारीक छेद थे और तुमने सोचा कि तुम उसे लेकर जल्दी जल्दी आश्रम पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य था। लेकिन तुमने देखा कि वह सारा पानी धीरे धीरे करके उस मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा था। इसलिए अपने मन को भटकने से रोको, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है, इसलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान ना रखे तो वह एक जगह पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है कि वह खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसलिए जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, इस परीक्षा में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें एक जगह तो ध्यान लगाना सीखना ही होगा, क्योंकि तुम जैसी आदत डालोगे वैसे ही तुम्हारा मन बनता चला जाएगा। इसलिए जब भी तुम छोटे से छोटे कार्य भी करो तो उसे पूरा मन लगाकर करो। ऐसा करने से हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है और हम किसी भी कार्य में मन लगाने लगते हैं। और यदि एक बार तुमने इसमें निपुणता हासिल कर ली तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मन के उन विचारों में डूबता चला जाता हूँ। मैं चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं मन के उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक के हाथों में गिलास थमाते हैं और उस गिलास में लबालब पानी भर देते हैं और उस युवक से कहते हैं, यह गिलास जो तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसे पकड़ कर रखो। इस पर वह युवक कहता है, लेकिन कब तक? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जब तक यह गिलास मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए ना कहूं। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वह खड़ा हो गया। आखिर में उसे भी तो अपनी योग्यता उन गुरुवर को साबित करनी थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और यह सोचने लगा, आखिर यह सब करने से भला क्या होगा? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला। मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। यह सोचकर वह लड़का मन ही मन असहज होने लगा। वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके शरीर के हिलने से बार बार पानी गिलास से नीचे गिर रहा था और जमीन पर फैल रहा था। यह देखकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की एक बूंद भी गिलास से नीचे नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। आगे और गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वह एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़ी के जैसा ही होता है।
जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेने लगता है। अर्थात तुम्हारा यह मन ग्लास में पानी की तरह है और यह बहुत आसानी से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि गिलास में भरा हुआ यह पानी शांत रहे, तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवर उस युवक को कहते हैं, अब इस गिलास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करो। हाथ में जो दर्द है, जो असहजता हो रही है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दो। खुद को यह याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वह लड़का यूं ही अभ्यास करता रहा और अब तक पानी के उस गिलास से एक भी बूंद पानी नीचे जमीन पर नहीं गिरी। यह देखकर वह गुरुवर मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा बस अब यही अभ्यास अपने काम और पढ़ाई में करना। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करना मन के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रकार तुम किसी भी बड़े से बड़ा लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और यदि तुम किसी परीक्षा में सफल भी होना चाहते हो, तो यह भी तुम्हारे लिए बहुत सहजता हो जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी यह समझ चुका था कि आखिर वह इतनी सारी परीक्षाएं देने के बाद भी अब तक सफल क्यों नहीं हो पाया। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमने कई सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, पांचों इंद्रियों को एक काम पर लगाओ। गहरी सांस लो और गहरी सांसें छोड़ो। ध्यान सांस पर ले आओ और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। दूसरी बात, सभी इंद्रियों को केवल एक काम से जोड़ो। कान, आंख, नाक, स्पर्श, हर तरह से काम से जुड़ जाओ, उस काम में एक हो जाओ। तीसरा, यदि ध्यान टूट भी जाए तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर निश्चय करो और दोबारा से प्रयास करो। दोबारा से अपने काम में पूरी तरह से मग्न होने का प्रयास करो। धीरे धीरे ध्यान गहरा होता चला जाएगा और आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब आप वह कार्य बड़ी सरलता और सहजता से पूरा कर लेंगे। इस बीच जो समय लगने वाला है उसका भी अंदाजा आपको नहीं लग पाएगा और साथ ही ना तो वह काम आपको बोझ लगेगा और ना ही आप उस काम को करने में उबाऊ महसूस करेंगे। आप उस काम में आनंदित रहेंगे, उस काम में आपको मजा आएगा और आप उस कार्य को बड़ी सरलता और सहजता से पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि हर जानकारी, हर कर्म का मूल तत्व होता है। हमें ऐसा लगता है कि मन के छोटे मोटे भटकाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना ध्यान के कोई भी कार्य संभव है ही नहीं। आपने कभी ना कभी तो यह महसूस किया ही होगा कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, उसी दौरान फोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। आपका मन तुरंत ही यह कहता है कि चलो एक बार वह नोटिफिकेशन देख लेते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है। और जैसे ही आप वह नोटिफिकेशन देखने जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस स्मार्टफोन में लग जाता है और आपका अधिकांश समय उसी में बीत जाता है। लेकिन जब आपको यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरी बात, स्वीकार करो और जाने दो। जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट से वह आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार से मन के विचार भी एक हथौड़े की भांति है और उनकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेता है। आपने यह भी जरूर देखा होगा कि जब हमारे मन में सकारात्मक विचार होते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। वहीं जब हमारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं तो हम बहुत ही भारी, परेशान और चिंतित महसूस करते हैं। साथ ही हमारा शरीर भी बहुत थका थका महसूस होता है। इसलिए छोटे से छोटे विचारों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए हमें जागरूक रहना आवश्यक है और इसीलिए अनचाहे विचारों को अपने मन में ना आने देना, उन्हें जाने दो, बल्कि अपनी सांसों पर ध्यान रखो। खुद को यह याद दिलाओ कि मैं मन नहीं हूँ, मैं तो मन को देख रहा हूँ। मैं सांस नहीं हूँ, मैं तो सांस को देख रहा हूँ। जो भी विचार आए उसे स्वीकार करो और जाने दो। ऐसा करने से मन अनचाहे विचारों से मुक्त हो जाएगा और आप एक पानी में पत्ते की तरह पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, जिससे आप आनंदित और खुश महसूस कर पाएंगे।
आपका शरीर हमेशा तंदुरुस्त और स्फूर्ति महसूस कर पाएगा और ना ही आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के तनाव और चिंता में डूब पाएगा। इस प्रकार आप सही निर्णय भी ले पाएंगे और आपका ध्यान भी गहरा होता चला जाएगा। देखते ही देखते आप हर काम में मन भी लगा पाएंगे और आप हर किसी कार्य में सफलता हासिल कर पाएंगे। जैसा भी आप चाहेंगे आप वैसा कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही यह वीडियो उन दोस्तों, परिवार वालों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करना जिनको हमेशा लगता है कि मेरा मन भटकता है, मैं किसी चीज़ में सफल नहीं हो सकता, मैं किसी कार्य को नहीं कर सकता। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कोई इंसान बदल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।